Hello dear students, we were discussing chapter surface chemistry and today's topic is enzymes. बेटा सबसे पहली बात एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कि लिविंग बॉडीज में हमें मिलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम्स बोलते हैं। दूसरी बात बेटा, एंजाइम्स एक तरीके से कैटालिस्ट ही है बेटा, और ये कैटालिस्ट कहां पर यूज होता है बेटा? लिविंग थिंग्स में यूज होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? बायो कैटालिस्ट। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर हाईली सिलेक्टिव, मतलब कि अगर हमारे पास 10 टाइप के रिएक्टेंट्स पड़े हैं, 1000 टाइप के रिएक्टेंट्स पड़े हैं, तो उनमें से किसी एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर कैटालिसिस करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं बेटा एंजाइम्स आर हाईली सिलेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल्स देखूं, तो जैसे बेटा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो हमें करना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की रिएक्शन आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। उसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग? सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल को, सुक्रोज एक टाइप का शुगर है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को जोड़ के बनाया जाता है बेटा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर टू टाइप्स ऑफ शुगर्स। तो बेटा सुक्रोज को जो तोड़ दे, तो उसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुक्रोज को हमने दूसरा नाम दिया है केन शुगर, जो गन्ने से निकलती है। तो बेटा सुक्रोज को, ये जो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में वापस कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो जो कैटालिस्ट, जो एंजाइम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्टेज। आप लोग देख सकते हो बेटा, हमने एंजाइम का नाम किस तरीके से लिखा है बेटा? उसके फंक्शन के हिसाब से। जो सुक्रोज को सुक्रोज की इन्वर्जन वाली रिएक्शन करवा दे, उस एंजाइम को क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्टेज। तो हमने एंजाइम्स को नाम दिया है उसके फंक्शन के हिसाब से। अब बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो माल्टोज एक शुगर है जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C12H22O11। जो माल्टोज को तोड़ दे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बेटा माल्टोज कैसे बनता है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के। ये आप लोग आगे बायो मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, अबाउट माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब आप लोग बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे। जो माल्टोज का ब्रेक डाउन कर दे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? माल्टेज। माल्टोज का ब्रेकडाउन मतलब माल्टोज। तो यहां पर बेटा देखो, हमने इसका नाम कैसे दिया बेटा? इसका नाम किसके हिसाब से दिया हमने? इसका नाम दिया हमने इसके रिएक्टेंट के हिसाब से, कि कौन से रिएक्टेंट पे ये एक्ट कर रहा है बेटा। तो इस एंजाइम का नाम हमने किसके हिसाब से लिखा? ऑन बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टेंट। रिएक्टेंट माल्टोज के ऊपर ही अटैक करता है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा बेटा? माल्टेज। और ये यहां पर इस एंजाइम का नाम हमने कैसे लिखा बेटा? इसके फंक्शन के हिसाब से। ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाले रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, तो इसका नाम हमने कैसे लिखा बेटा? इसके ऑन बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। तो एंजाइम्स का नाम या तो उसके फंक्शन के हिसाब से, क्या बोल सकते हैं कि वो किस रिएक्टेंट पे एक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर भी बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेक डाउन ऑफ यूरिया। अब यूरिया का जो ब्रेक डाउन कर दे, उसका नाम हमने क्या लिखा बेटा? यूएज। किसके बेसिस पे हमने ये नाम दिया बेटा? ऑन बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टेंट। अगेन दिस नेम इज गिवन ऑन बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टेंट। और बेटा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, आप लोगों ने पढ़ा होगा, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस CO2। बेटा यूरिया का ब्रेकडाउन जो एंजाइम कर दे उसको क्या बोलेंगे? यूरिएज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बेटा सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा कि दे आर हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट। बेटा हाईली एफिशिएंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक थोड़ा सा अमाउंट एंजाइम का, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम काफी है बेटा बहुत सारे रिएक्टेंट के लिए। थोड़ा सा अमाउंट एंजाइम एक बड़े अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटालाइज कर देगा, तो इसका मतलब है बेटा एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। बेटा सेकंड पॉइंट इज दे आर हाईली सिलेक्टिव। दे आर हाईली सिलेक्टिव।
बेटा हाईली सिलेक्टिव का मतलब मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि एक बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, उनमें से किसी एक तरीके के वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट को ये चूज कर सके तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज वेरी सिलेक्टिव। और बेटा थर्ड पॉइंट इज, बेटा जब भी एंजाइम पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो वो कोलोइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं ये हम लोग इसके आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन dissolved in water it forms colloids। और बेटा फोर्थ पॉइंट जो कि एंजाइम या बाकी सभी कैटालिस्ट के लिए सेम है, बेटा एंजाइम या कोई भी कैटालिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाता है। जितना प्रोडक्ट बिना कैटालिस्ट के बन रहा था उतना ही प्रोडक्ट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या फिर एंजाइम की प्रेजेंस में भी बनेगा। फर्क क्या होगा बेटा, फर्क सिर्फ ये होगा कि जितना भी बनेगा वो जल्दी बन जाएगा बेटा, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी से हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो बेटा फोर्थ पॉइंट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड रिमेन्स सेम। चाहे एंजाइम हो या फिर ना हो, जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा। क्यों बेटा, क्योंकि एंजाइम डज नॉट अल्टर और चेंज, एंजाइम डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ, बेटा ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेन करने में हेल्प करेगा। तो प्रोडक्ट जितना बनना था उतना ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। अब बेटा देखो एक ऐसा, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का एंजाइम पे क्या फर्क पड़ता है, तो बेटा देखो सबको पता है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन बेटा एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद एंजाइम का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब कैटालिस्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उस टेम्परेचर के बाद एंजाइम की एक्टिविटी बेटा कम भी हो जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट इसके साथ देखना चाहूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम, तो देखो बेटा ये बात तो सबको पता होगी कि अगर यहां पर मैं एंजाइम की एक्टिविटी ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस को अगर मैं लिखना चाहूं, तो बेटा देखो स्टार्टिंग में जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी बेटा, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उस टेम्परेचर के बाद एंजाइम खुद टूटना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होने लगेगी। तो ये जो टेम्परेचर है बेटा, जिस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेटा देखो दोबारा से समझाता हूं मैं। स्टार्टिंग में हमें पता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है बेटा, तो यहां पे तो बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन T0 टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम स्टार्ट्स ब्रेकिंग, एंजाइम स्टार्ट्स ब्रेकिंग। हमारा कैटालिस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो एक्टिव कैसे रहेगा। तो बेटा T0, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम, कि जिस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे अच्छे तरीके से काम करता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरीके से बेटा जो एंजाइम होता है वो पीएच पर भी डिपेंड करता है, और उसके लिए भी बेटा सेम ग्राफ बनेगा। अगर मैं बात करूं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की और पीएच की, तो बेटा देखो एक ऐसी पीएच आएगी जिस पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और उस पीएच को मैं क्या बोलूंगा बेटा, पीएच ऑप्टिमम
pH. It is called optimum pH, the pH at which activity of enzyme is maximum. So dear students, नेक्स्ट इज एंजाइम्स किस तरीके से किसी भी रिएक्टेंट मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करते हैं। देखो बेटा, उसको समझाने के लिए एक थ्योरी आई, उसको बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी के हिसाब से देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, 5वीं क्लास की बात है कि बेटा एक की तरह हमारे पास सबस्ट्रेट है और लॉक की तरह हमारे पास क्या है बेटा, एंजाइम। दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देंगे बेटा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। और बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, अलग अलग हो जाएंगे और अलग होते टाइम बेटा जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें बेटा, प्रोडक्ट्स में। और एंजाइम एज इट इज जिस फॉर्म में वो पहले था उसी फॉर्म में वापस रह जाएगा। ये सेकंड स्टेप है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड लॉक एंड की थ्योरी। की यहाँ पे क्या है बेटा, सबस्ट्रेट, एंड लॉक इज एंजाइम। मान लेता हूं बेटा, अगर इसको दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहूं बेटा, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये दिस इज फर्स्ट स्टेप बेटा, एंड इट इज स्लो स्टेप। अगर आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ ली होगी तो बेटा स्लो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकंड स्टेप में बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बना ES कॉम्प्लेक्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेकडाउन। दिस इज सेकंड स्टेप एंड इट इज फास्ट स्टेप। बेटा इस स्टेप में क्या होगा बेटा, एंजाइम तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, साथ में हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको दिखा सकता हूँ, लॉक एंड की के माध्यम से मैं इसको समझा सकता हूँ। अब देखो बेटा, एक्चुअली अगर मैं बात करूं साइंस की, तो उसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि सर ये यहीं पे बॉन्ड कैसे बनाता है, किस तरीके से लॉक एंड की हमारी बॉडी के अंदर बने होते हैं। एक्चुअली बेटा क्या होता है, ये जो मैंने साइट्स बनाई है, मान लो जैसे ये सबस्ट्रेट की कुछ एक्टिव साइट्स हैं और ये एंजाइम की क्या है बेटा, एक्टिव साइट्स। तो बेटा एक्चुअली ये एक्टिव साइट्स इस तरीके का कोई लॉक और की हमारी बॉडीज में बने नहीं होते हैं। एक्चुअली इन साइट्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं बेटा। मान लेता हूं ये एक्टिव साइट्स क्या दर्शा रही है बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स को दर्शा रही है। जैसे कि मान लो इसके ऊपर SO3H ग्रुप लग गया, या फिर OH ग्रुप लग गया, या फिर NH3 ग्रुप लग गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया। तो ये इस टाइप के ग्रुप्स जो है बेटा वो इन साइट्स की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेटा इसी तरीके से, इसी के जैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, सबस्ट्रेट के अंदर भी, यहाँ पर इन वाली एक्टिव साइट्स के अंदर सबस्ट्रेट के अंदर भी होंगे। जहां पर एंजाइम और कॉम्प्लेक्स दोनों, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलते हैं, तो जिन पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं उन पॉइंट्स पे बेटा क्या होते हैं, उनके अंदर इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, मान लो कि ये एंजाइम के अंदर था, ये एंजाइम के अंदर था और ये सबस्ट्रेट के अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। इसके एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो कि आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये एक्टिव साइट्स में, एक्चुअली एक्टिव साइट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इन मॉलिक्यूल्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है।